और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के विज्ञान का अध्याय 2, सूक्ष्म जीव, शत्रु एवं मित्र। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो जाकर जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग बुक से ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक में आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे फिगर्स और साथ ही साथ कई सारी परिभाषाएँ। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से बुक पढ़, जैसे नॉर्मली पढ़ते हो उस तरह चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं आपको हर एक लाइन समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन या टीका। अभी आप लोगों ने जल्दी में ही देखा कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हुआ, लॉकडाउन, स्कूल बंद थे, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, है ना। उन कोरोना से लड़ने के लिए एक सिस्टम चलाया गया, वैक्सीनेशन। और ये हुआ कि अभी जल्दी में ही 100 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, दोनों डोज, है ना। 2 डोज लगती हैं 18 साल के ऊपर के लोगों को। तो ये वैक्सीन यानी ये टीका लगते क्यों हैं? तो भाई देखो, जब बॉडी के अंदर ना ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जब ये चले जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए जो हमारा शरीर होता है वो उनसे लड़ता है, उनके अंदर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है, और बहुत सारे मतलब टाइम तक कोशिश करता है उनसे लड़ने के लिए, और जब नहीं लड़ पाता है तो हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो इन्हीं इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें लगाया जाता है वैक्सीन। बचपन में अगर आपने देखा होगा तो जो अगर नए बच्चे जो होते हैं, जो नवजात शिशु पैदा होते हैं, उनमें एक टीका प्रोग्राम चलता है ना। एक कार्ड मिलता है, ये 1 महीने पे लगेगा, फिर एक टीका 3 महीने पे लगेगा, ये 6 महीने पे, 9 महीने पे, 15 महीने पे, ऐसे करके कई सारे टीके लगाए जाते हैं, जिनमें टिटनेस के, हैजा के, कॉलरा के, ना, ऐसे करके कई बीमारियों के टीके लगते हैं। तो ये जो वैक्सीन होता है, ये जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो स्वस्थ शरीर के अंदर ये अगर लगा दिया जाता है, तो जब भी जिस बीमारी के लिए वो टीका लगा है, अगर वो बीमारी हमारे अंदर उसके कुछ सूक्ष्म जीव हमारे अंदर आ जाते हैं, वायरस या फिर बैक्टीरिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो ये हमारी बीमारी से ज़्यादा अच्छे से लड़ पाते हैं, जिससे हमारी बीमारियां सही हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक, अब ये बात आती है कि ये लड़ते कैसे हैं। तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे रोग तो ऐसे हैं जो वैक्सीन लगने के बाद होते भी नहीं हैं। अगर होते भी हैं तो हमारे बीमार होने के पहले ही वो अंदर ही फाइट करके हमारे दुश्मनों को, बीमारी वाले दुश्मनों को मार देते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सी बीमारी है? अभी जल्दी का ही लेटेस्ट कोरोना हो गया, हैजा, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस, ये सारी बीमारियां हैं। इनके लिए इन सबको वैक्सीन से रोका जा सकता है, यानी इनका कोई इलाज नहीं, इनको वैक्सीन से ही रोकते हैं। ठीक है, क्षय मतलब जो टीबी रोग होता है ना, वो होता है। तो चेचक वगैरह, स्मॉल पॉक्स जिसे बोलते हो, बड़ी माता जिसे लोग अक्सर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात तो ये आती है कि इस चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर ने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। तो भाई कमेंट बॉक्स में बताओ, सभी लोग याद कर लेना चाहिए कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। सभी लोग ऑप्शन में खटाखट से बताना शुरू करो। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर हमको पता है कि हमारे बचपन में काफ़ी सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चले हैं। हम लोगों के बचपन में पोलियो के या वगैरह कई सारे टीके लगाए गए हैं। ऐसे ही देखो, समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में एक ऐड आता है, पोलियो, मम्मी पापा भूल ना जाना, पोलियो ड्रॉप अवश्य पिलवाना, इसी तरह के स्लोगन चलते हैं ना। तो पोलियो ड्रॉप जो पिलाया जाता है वो भी वैक्सीन ही है। अगर जो बच्चे पी लेते हैं ना, तो उनको बताया जाता है कि उनके अंदर 99% उस बीमारी के ना होने के पॉसिबिलिटीज़ होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भैया वैक्सीन में। तो वैक्सीन से क्या होता है? वैक्सीन से मनुष्य और अनेक जीवों को, जंतुओं को रोगों से, कई सारे रोगों से बचाया जा सकता है। बात खत्म, बहुत सीधी सी बात थी। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। यह है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। यानी ये क्या करते हैं, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल होते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये क्या होता है कि हमारे ये जैसे एयर में पाया जाता है, तो एयर से ये मिट्टी में जाते हैं, और मिट्टी में फिर उसे पेड़ पौधे, जानवर, ये सब उसे खाकर पेड़ पौधों में जाता है। पेड़ पौधों को जानवर या ह्यूमन खाते हैं, उनके अंदर चला जाता है।
तो ये जो नाइट्रोजन होते हैं यानी वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और इससे फिर होता क्या बाबू, इससे होता क्या है, इससे मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन, मतलब नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में मिल जाती है और जिसकी वजह से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे ही जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन। ठीक है, जैविक और अजैविक, जैविक का मतलब, जैविक और अजैविक मतलब जो जैसे नाइट्रोजन एयर में है तो एयर क्या है भैया, सजीव तो है नहीं, निर्जीव है। उसके बाद ये कहाँ जाता है, ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी के बाद ये पौधों में जाता है, पौधों के बाद ये ह्यूमन में और जानवरों में, मनुष्यों में, इसमें में जाता है। तो यही कहलाता है भैया जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के साइनोबैक्टीरिया, एक नीले हरे सवाल हैं, ये फिगर दिया है, फिगर से कुछ ज़्यादा क्लियर और तो नहीं होता, लेकिन ये समझ लो कि इसी तरह से नाइट्रोजन जो है उनका स्थिरीकरण होता है और कौन करते हैं, साइनोबैक्टीरिया करते हैं। ठीक है, चलो अब आती है बात पर्यावरण की शुद्धि। भाई ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये कैसे पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। अब बहुत सीधी सी चीज़ है कि जो पर्यावरण में अगर कोई भी चीज़, जैसे पेड़ पौधे देखे होंगे, हम एक चीज़ देखे हैं लास्ट ईयर शायद क्लास में पढ़े भी होंगे 7th में, कंपोस्ट खाद के बारे में। उसमें क्या होता है, जैसे टूटे हुए पेड़ पौधे होते हैं, मरे हुए जानवर होते हैं ना, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, उनको एक गड्ढे में मतलब डाल देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो सड़ जाते हैं। और अच्छा, उनमें सड़न कैसे होती है, उनकी सड़न के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, यही हमारे सूक्ष्म जीव, वायरस, बैक्टीरिया, है ना, ये सारी चीज़ें ये होते हैं। और उसके बाद ये क्या करते हैं, जब ये सड़ जाते हैं तो उनका स्थिरीकरण करके, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके उनको उर्वरक में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं, पॉलीथीन की थैली होती है ना, कांच के टुकड़े होते हैं, खिलौने टूटे हुए होते हैं, इनमें सड़न नहीं होती क्योंकि इन पर बैक्टीरिया इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती। इसलिए तो कहा जाता है पॉलीथीन का यूज कम करो, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जब चले जाते हैं ना तो मिट्टी में जम जाते हैं और उसकी वजह से इनमें सड़न होता नहीं, तो जो मिट्टी होती है वो भी खराब हो जाती है ना, यानी अनुपजाऊ हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम कि पॉलीथीन का यूज बहुत ही कम करते हैं। ठीक, चलो अब तो लाभदायक के बाद हम लोग पर थोड़ा सा हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में भी पढ़ लेते हैं। अब ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं कि ये मनुष्यों और जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इन्हें जो भी सूक्ष्म जीव मनुष्यों और जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें रोगाणु या फिर रोगजनक कहते हैं। ठीक है, और ये क्या क्या करते हैं, ये भोजन को खराब कर देते हैं, कपड़ों को भी खराब कर देते हैं और चमड़े की वस्तुओं को खराब कर देते हैं। जैसे देखे होंगे कि खाना अगर बनाकर रखा जाए तो खाना बनाने के बाद अगर 1-2 दिन तक रख देते हैं तो उनमें बदबू आने लगती है। तो ये किसकी वजह से होते हैं, इन्हीं की वजह से होते हैं। जो दाद वगैरह होते हैं ना, फंगस वगैरह जो होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, वो भी इन्हीं सूक्ष्म जीवों की वजह से होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं रोगाणु। ठीक है, तो ये हमारे लिए तो हानिकारक ही है। अब मनुष्य में रोगकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनमें कई सारे ऐसे होते हैं जो केवल एक ही पर्सन को या एक ही एनिमल को या एक ही प्लांट को इफेक्ट करता है। कुछ तो ऐसे होते हैं भैया जो अगर एक दूसरे को छू लें या उनके खांसते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, छूने से कई बीमारियां, जैसे अभी कोरोना के बारे में सुने होंगे, है ना। तो इनमें से नॉर्मल से जो ये हैजा, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और ये टीबी, ये सारे कुछ रोग हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं संचरणीय रोग, है ना, यानी ये कंटेजियस बीमारी हैं। ये क्या होते हैं कि ये एक आदमी से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। जैसे देखे भी होंगे कि घर में अगर किसी को जुकाम होता है तो धीरे धीरे सभी लोगों को जुकाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि ये संचरण बीमारी है, संचरणीय बीमारी है। ये क्या होता है, अगर एक आदमी को हुआ, उसने छींका, है ना, तो छींक से जो वायरस होते हैं उसके, वो दूसरा आदमी जब सांस लेता है तो उसके बॉडी के अंदर चले जाते हैं। नहीं तो जो पानी वगैरह पिए रहते हैं, बर्तन में लग जाते हैं, या फिर टॉवल वगैरह यूज करते हैं, तौलिया वगैरह नहाने के बाद, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं संचरणीय रोग। ठीक है, जो एक दूसरे को छूने से, पानी से, है ना, इस तरह से हवा के द्वारा ये अगर एक बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाती है तो इन्हें बोलते हैं संचरणीय रोग। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि अगर जैसे कुछ खाने होते हैं, है ना, अगर हम खराब खाना खाते हैं, जैसे हम सब्जी हमारी खराब हो गई, अगर हम उसे खा लेते हैं तो हम भी बीमार पड़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव थे, है ना, जो उस खाने को खराब कर सकता है, वो हमारी तबीयत भी खराब कर सकता है कि नहीं।
तो ये होता है, कुछ बार ऐसे होता है कि खाना खुला रहता है, उसके अंदर बैक्टीरिया चले जाते हैं। कुछ बार ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से चले जाते हैं, गर्मी की वजह से ये बन जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। बिना ढके खाने को क्या होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। ठीक है। अब इसका एक उदाहरण आता है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर यानी मच्छर जो होता है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया का वाहक है। ये क्या करता है, ये मलेरिया पहुंचाता है। और जो मादा एडीज मच्छर होते हैं वो डेंगू फैलाते हैं। तो ये आता है भैया कि मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से, मादा एनाफिलीज काटने से। ठीक है। मच्छर में जो प्लाज्मोडियम होता है वो मलेरिया परजीवी होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम। और जो मादा एडीज मच्छर होते हैं, मादा एडीज, ये क्या करते हैं, ये डेंगू वायरस फैलाते हैं। तो अगर ये आता है, डेंगू कैसा रोग है भाई, डेंगू कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है कि विषाणु जनित रोग है, मतलब ये बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, सभी लोग बताओ भाई। आपको सी बात है कि वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है। तो क्या होता है कि इसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से मलेरिया फैलते हैं। अब ये जान लो कि केवल मादा मतलब पुरुष मच्छर जो होते हैं उनके काटने से कुछ नहीं होता, केवल मादा जो महिलाएं मच्छर होती हैं ना, उनके काटने से होता है। हम कैसे बच सकते हैं मलेरिया या डेंगू से, हम कैसे बच सकते हैं भाई। ये देख रहे हो, ये मच्छर देखने की जरूरत तो है नहीं, बुक में फिगर दिया गया है, लेकिन मच्छर तो आप लोगों ने देखा, बहुत से लोग तो ऑपरेशन भी कर देते हैं, मच्छर मारते हैं, उसके बाद उनकी सूंड उखाड़ेंगे, हाथ उखाड़ेंगे, पैर उखाड़ेंगे ना, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, एक्सपेरिमेंट आप लोग पहले भी कर चुके हो। चलो हम लोग बात करते हैं अब, क्या हमें डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि अपने आसपास फालतू के पानी नहीं इकट्ठा होने देना चाहिए। अगर पानी इकट्ठा हो जाएगा तो हम क्या करते हैं भाई, पानी इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें मच्छर होंगे तो उसमें अंडे देंगे तो उसमें मच्छर का लार्वा होगा, और जब मच्छर के लार्वे होंगे तो खूब ढेर सारे मच्छर होंगे, और खूब ढेर सारे मच्छर होंगे वो हमको काटेंगे, उसमें महिला भी होंगे पुरुष भी होंगे, तो जो मादा मच्छर होंगे वो हमको काटेंगे और हमको बीमार कर देंगी। तो बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें केवल अपने आसपास पानी इकट्ठा होने से रोकना है। ठीक है। और संचरणीय रोग से बचने के लिए हमें क्या करना है, जैसे अगर हम छींक अगर रहे हैं तो हाथ लगाकर छींको, कपड़ा रुमाल वगैरह लगा के छींको, है ना। और एक चीज़ और भी, अगर खुद बचना है तो क्या करें, जिसको सर्दी जुकाम है उससे दूर रहो, जैसे कोरोना में हमको बताया गया है। ठीक है। चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि मनुष्य में सूक्ष्म मेरुदंड से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, सामान्य रोग जो जनरली हमको जानना चाहिए कि ये रोग कैसे होते हैं। देखो, एक होता है क्षय रोग जिसको बोलते हैं हम टीबी होता है जीवाणु से, मतलब बैक्टीरिया से। ठीक है। खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो ये बीमारी होती है वायरस से। ठीक है। ये याद रख लेना कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इनके संचरण का तरीका क्या क्या होता है भैया, देखो वायु तो सब जगह काम करेगा, है ना। और जो चिकन पॉक्स होता है ये छूने से भी फैल जाएगा, वायु की जरूरत नहीं है, वायु से फैलेगा ही, लेकिन अगर छू लोगे तब वो फैल जाएगा। पोलियो वायरस जनित रोग है ये, मैंने एक बार बीएड का पेपर दिया था ना, तो उसमें यह आया था कि पोलियो कैसा रोग है, तो ये वायरस जनित रोग है और ये वायु से और जल से फैलता है। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। टीबी बैक्टीरिया से, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस। ठीक है। सारे के सारे वायु से फैलते हैं। ठीक। अगली चीज आती है, इनसे बचने का तरीका क्या है। इनसे बचने का तरीका यह है कि रोगी को पूरी तरह से अपने को अलग रखो। हाँ, रोगी को पूरी तरह से अपने को अलग रखो। रोगी की जो भी बीमार आदमी हो उसके खाने पीने के बर्तन अलग रखो, उनका सही समय पर इलाज करवाओ, जो भी टीका वगैरह होता है वो सारी चीज़ें करवानी चाहिए। वैसे पोलियो कंटेजियस बीमारी में अब नहीं आती, क्योंकि पोलियो वायरल डिजीज़ भले थी, लेकिन अक्सर ये देखे होगे कि अगर किसी के घर में कोई पोलियो का मरीज है तो वो ज़रूरी नहीं कि उसके घर में और भी पोलियो के मरीज हों। ठीक है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं। अगली जो बीमारी आती है वो है हैजा और टाइफाइड। तो हैजा और टाइफाइड ये दोनों बीमारियां बैक्टीरिया से होती हैं, मतलब जीवाणु से, और इनके फैलने का तरीका होता है गंदा जल और भोजन। ठीक है। तो हैजा और टाइफाइड इसमें क्या होता है, इसमें दस्त आने लगती, उल्टी होने लगती है ना, इस तरह की बीमारियां। तो यहाँ पर इससे बचने का एक ही तरीका है भैया कि साफ सफाई रखो खूब, और अच्छी तरह से पके हुए खाने खाओ, कच्चा खाना नहीं खाओ, उबला हुआ पानी या फिर प्योरीफाई पानी पियो, और भैया इनके इंजेक्शन लगवाओ, है ना, टीकाकरण इसका। उसके बाद ये एक बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस से फैलता है, जल इसका साधन है, जल से ये आता है। तो साफ जल पियो, उबले हुए जल को बॉयल पानी पियो, और टीकाकरण तो सब में जरूरी है। ठीक है। मलेरिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया। मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता
कैसे? प्रोटोजोआ से। और ये मच्छरों में पाया जाता है, ठीक है। मच्छर इसके वाहक होते हैं, मच्छर इसको फैलाते हैं। तो इससे बचने के लिए पता है क्या क्या करना है भैया? मच्छरदानी में सो, है ना, या फिर जो ऑल आउट लगाओ, गुड नाइट जलाओ, कॉइल जलाओ, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, है ना। और बहुत सारे क्रीम आते हैं जिनको लगाने के बाद मच्छर नहीं काटते। सबसे बड़ी चीज़ तो पानी नहीं इकट्ठा होना देना भैया। पानी अगर कहीं पर इकट्ठा है, कूलर वगैरह चेक करते रहो, नाली में देख लो कहीं ज़्यादा दिन तक पानी तो नहीं इकट्ठा है। तो इन सब तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें मलेरिया से बचा सकती हैं। ओके। डेंगू कैसा है? डेंगू वायरल डिजीज है, ठीक है। डेंगू वायरस से होता है, लेकिन फैलाता मच्छर ही है। ओके। तो अगली चीज़ क्या आती है कि मनुष्य में होने वाले, ये तो मनुष्य में होने वाले रोग थे। कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जैसे कि मनुष्य और जानवरों में होता है, और वो रोग है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग याद रखना, ये बहुत ही भयानक रोग है और ये बैक्टीरिया से होता है। कैसे होता है? एंथ्रेक्स रोग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस से होता है। गायों में जो खुर में सड़न होने लगती है, उनके मुंह में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? इसके लिए वायरस जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। चलो इतनी चीज़ समझ में आ गई भाई। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो फट से, बिल्कुल भी देर नहीं करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर क्लास 8 के साथ साथ आपके नवोदय और सेंट्रल इंग्लिश स्कूल की भी तैयारी करेंगे। चलो आगे चीज़ पढ़ते हैं, समझ गए होगे। अगली चीज़ देखो, जंतुओं में क्या होते हैं? रोग कारक जीवाणु। अभी इसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था कि कुछ होते हैं जो केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग नहीं करते, और दूसरे जंतुओं में भी रोग फैलाते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या? इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में इसके बाद पढ़ा था ना, कि जैसे एंथ्रेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि एंथ्रेक्स कैसा रोग है। ये मनुष्यों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, और इसका रीजन कौन है? बैक्टीरिया, ठीक है। पौधों में उत्पन्न, देखो जीव जंतुओं के साथ साथ पौधों में भी रोग होते हैं। जैसे कई सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब, इन सब में भी रोग उत्पन्न करते हैं। और इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से फसलों के उत्पादन में कमी आ जाती है, मतलब फसल कम हो जाता है। उनका बचाव कैसे होता है कि कुछ दवाएं वगैरह छिड़कते हैं, जिससे कि रसायन वगैरह, जिससे कि उन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण मिल जाता है। देखते हैं थोड़े से कि कौन कौन सा रोग है इंपॉर्टेंट थोड़े से। एक नींबू का कैंकर रोग होता है, ठीक है। नींबू में होता है कैंकर रोग, जिसका कारण जीवाणु होता है और ये वायु से फैलता है। मतलब अगर एक प्लांट में हो गया ना, तो वो पूरी के पूरे फसल बर्बाद कर सकता है। फिर आता है गेहूं का रस्ट रोग, ये कवक इसका जिम्मेदार होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक इसके हो, और ये भी वायु और बीज से, मतलब अगर खराब बीज अगर आ गया, जिसको ये बीमारी है गेहूं का रस्ट रोग है, तो वो सारी की सारी फसल को बर्बाद कर देगा। फिर भिंडी का पीत, मतलब भिंडी का पीलापन, ये वायरस की वजह से होता है, और इसको कौन फैलाते हैं? कीट फैलाते हैं। भाई एक बीमार पौधे पर बैठे, उसके बाद जाके अच्छे पौधे पर बैठ गए, अच्छे पौधे को भी बीमारी होगी, जैसे कि कोरोना, ठीक है। तो नींबू कैंकर होता है जीवाणु की वजह से, गेहूं का रस्ट होता है कवक की वजह से, और भिंडी का पीत होता है बच्चा वायरस की वजह से। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो अगली चीज आती है खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। इनके बारे में पहले से ही पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम लोग कभी बहुत पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर जाए गए और खूब ठूस के खा लिए, और उसके बाद सुबह बदहजमी हो गई, उल्टी होने लगी, हॉस्पिटल लेके गए, सुई लगा दी डॉक्टर ने, है ना। उसके बाद 1-2 दिन दस्त आते रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसे ये होता है ना कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो जिनमें खाने में उनको बनाते समय या फिर काफ़ी दिनों के रखने की वजह से उनमें सूक्ष्म जीवों की वजह से वो उनमें विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, और उसकी वजह से पूरा खाना वो विषाक्त हो जाता है, मतलब जहरीला हो जाता है, और जिसको खाने से हमारी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो ज़रूरी है भैया खाना पहले चेक कर लो कि ऐसा नहीं कि टेस्ट अच्छा है तो खाए पड़े हो उल्टी होने लगे, ठीक है। तो इस तरह से आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से, मतलब गंदा होने से बचाएं। ऐसा ना उसमें गंदा पानी यूज हुआ हो, किसी ने गंदे हाथ से छुआ हो। तो शादी वगैरह में यही सारी चीज़ें होती है, पार्टी वगैरह में ना। खाद्य परिरक्षण, फिर अगली चीज़ आती है भैया खाद्य परिरक्षण के बारे में। ये क्या बात? खाने का रख रखाव कैसे करना चाहिए? देखो हम ये पढ़े हैं कि खाना जो होता है वो अक्सर अगर 1 दिन 2 दिन हो जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, कभी कभी गर्मियों में तो 1 ही दिन में ख़राब हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए मम्मी क्या करती हैं? भाई मम्मी खाने को दिन में 2-3 बार गर्म करती हैं, है ना। जिनके यहाँ फ्रिज है वो तो फ्रिज में रखते हैं, जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है वो क्या करते हैं कि वो खाने को, जैसे मुझे अपना बचपना याद है, तो मम्मी अक्सर दिन में 2-3 बार दूध गर्म करती थी, और अगर सुबह खाना बन गया है
और बच गया है, शाम को खाना है सब्जी वगैरह, तो वो भी खाने के पहले मतलब एक बार सुबह बनता था, उसके बाद दोपहर में या 3 या 4 बजे फिर गर्म करती थी, उसके बाद रात में फिर खाने के समय गर्म करती थी। तो इतनी सारी चीज़ें होती कि इनको अगर हम गर्म करते रहते हैं तो ये संदूषित होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर या तो इनको कम तापमान पे रखो या तो इनको ज़्यादा तापमान पे रखो। अगर नम जगह पे रहेगा तो पक्का ये खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रासायनिक उपाय भी कुछ होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। देखो रासायनिक उपाय क्या होते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है कि खाने को बचाने के लिए ना, जैसे अचार वगैरह बनता है तो उनको बचाने के लिए नमक उसमें ज़्यादा मिलाता है। अगर अचार में नमक ज़्यादा रहेगा तो पक्का मानो कि अचार ज़्यादा मतलब जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए उनको नमक में रखा जाता है। जैसे मांस हो गया, मछली हो गया, जो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं ना, बाहर भेजे जाते हैं, ऐसे आम आंवला और इमली के जो भी इनका रखाव होता है, इनको नमक में रखा जाता है तो नमक से बच जाते हैं। चीनी के द्वारा परीक्षण, जैसे जैम, जेली और स्क्वैश का परीक्षण जो होता है, ये क्या होता है चीनी से। चीनी क्या करता है कि चीनी नमी को कम करता है, जिसकी वजह से जीवाणु की वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, तो चीनी के परीक्षण से हो जाता है। फिर तेल एवं सिरके, याद रखना कि अचार में तेल और सिरका क्यों डाला जाता है। तेल और सिरका जो होता है इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, तो इसलिए सब्जियां, फल, मछली, मांस, इन सबको तेल में या फिर सिरके में रखा जाता है। उसके बाद गर्म या ठंडा करना, तो देखे हो गया, अभी मैंने बताया कि या तो गर्म करके चीज़ों को बचा सकते हो या फिर ठंडा करके चीज़ों को बचा सकते हो। ठीक है ना। तो अगली चीज़ ये आती है कि देखो पाश्चुकृत, ये पाश्चुकृत क्या होते हैं समझ लो बात। पाश्चुकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इस प्रक्रिया की खोज जो है वो लुईस पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए इसे पाश्चीकरण कहा जाता है। पाश्चर ने किया इसलिए इसे पाश्चीकरण किया जाता है। तो पाश्चीकृत क्या है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 70 डिग्री 15 से 30 सेकंड तक गर्म करो और उसके बाद अचानक से इन्हें ठंडा करके रख दो, बस खत्म हो गया काम। इनको बोलते हैं पाश्चीकृत। किसने किए थे इसकी खोज? लुईस पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने किया था, इसलिए इसका नाम पाश्चीकरण पड़ गया। ठीक है, पाश्चीकरण। चलो अब यहाँ पर आती है फिर अब भंडारण। इसी तरह से भंडारण और पैकिंग भी होती है। जैसे मेवे, सब्जी, चिप्स वगैरह खाते हो ना, तो उन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन गैस भरती जाती है। किस लिए? ताकि वो चीज़ें खराब ना हो। ठीक है, फिर अगली चीज़ आती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। देखो भैया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होते हैं ये क्या मामला है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़े हो नहीं, ये लेग्यूम पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं, ये जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे दाल, अरहर, मटर, इन सब के होते हैं, लेग्यूम पौधे जो होते हैं, इनमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो राइजोबियम रहते हैं, है ना, लेग्यूम पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जो सेम और मटर को एक सहजीविता है, मतलब मटर और सेम एक साथ होते हैं। कभी कभी तड़ित विद्युत के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। नाइट्रोजन जो होता है वो वायुमंडल में स्थित है। तो इनका यूज कैसे होता है भैया? ये आते हैं ना, ये जैसे बारिश वगैरह हुई या मिट्टी में गए, वायु मिट्टी में मिली, मिट्टी से फिर उसको ये स्थिरीकरण हो जाता है इनका। कुछ जीवाणु मिलकर इनका स्थिरीकरण कर देते हैं, जिसे पौधों में चले जाते हैं। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण इस तरह से होता है। इनके बारे में और कुछ ज़्यादा जानी, ये क्या करते हैं। फिर अगली चीज़ जो आती है वो और समझ जाओगे, नाइट्रोजन चक्र। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। कितना है? 78%। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में बहुत सीधी सी चीज़ है, 9th में पढ़ोगे इसके बारे में बहुत डिटेल में। तो ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है। इसमें प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन, है ना, ये सारी चीज़ें किसे बनती हैं? ये सब में उपस्थित होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित होता है। वायुमंडल से मिट्टी में मिलता है, मिट्टी से पौधों में जाता है, पौधों से जंतुओं में जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसेस चला करता है। इसी को बोलते हैं भैया नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी समझ गए होंगे कि पर्यावरण से, वायुमंडल से पौधों के अंदर और जंतुओं के अंदर पहुंचना, उसके बाद फिर उनसे जाकर फिर वायुमंडल में पहुंच जाना, इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन चक्र। ये रहा पूरा सिस्टम इसका, है ना। अब यहाँ पर देखो कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होते हैं, ये कैसे होते हैं? नाइट्रोजन वायुमंडलीय, पहले ये कहाँ पर आएंगे? ये वायुमंडल नाइट्रोजन जीवाणु, नीले और हरित शैवाल से इनका स्थिरीकरण होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं?
ये नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित किए जाते हैं जीवाणुओं के द्वारा। फिर मिट्टी में उपस्थित मिट्टी में जाके मिल जाते हैं ये नाइट्रोजन। उसके बाद फिर इनका गैसीय नाइट्रोजन फिर से होता है, फिर जाकर ये वायुमंडल में मिल जाते हैं। इस तरह बीच में कई सारे और चीज़ें आती हैं जो उनको यूज करती हैं, है ना। ये तड़ित मतलब जो बिजली गिरती है उसकी वजह से भी इसका स्थिरीकरण होता है। जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो यहाँ पर इनको कुछ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, उनको जंतु खा लेते हैं। फिर जंतु खाने के बाद फिर उनको अपशिष्ट मतलब जाकर संडास में निकाल देते हैं, कुछ लोग खेत में भी निपटाते हैं। फिर ये मिट्टी में चला गया, मिट्टी से आकर फिर ये इनका गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है, फिर ये आकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है नाइट्रोजन चक्र का। बताओ बात आ गई समझ में। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। काफ़ी बढ़िया चैप्टर था, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके इसी बुक से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किस में दोगे? कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है। भिंडी का पीत रोग का जिम्मेदार कौन है? भिंडी के पीत रोग का जिम्मेदार कौन है? आपका ऑप्शन है ए जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, मतलब ऑप्शन ए बैक्टीरिया या ऑप्शन बी वायरस। आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जिनका जवाब सही रहेगा उनको मिलेगा हार्ट। भाई हार्ट तो पता ना, जो करेक्ट जवाब देते हैं उनको ऐसे कुछ मिलता है ना। चलो फिर भाई तैयार हो जाओ, सभी लोग आंसर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दो। चलो फिर मिलते हैं बच्चा अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।